तभी जैन कहता है व्हाट द। फिर ईबो कहता है अरे तुम इतना सरप्राइज क्यों हो, क्या तुम कपड़े पहन के नहाते हो? ईबो जैन से कहता है, लेकिन जैन की नज़र उस वक्त ईबो की बॉडी पर ही थी। जैन ना चाहते हुए भी अपनी आंखें ईबो की बॉडी से हटा ही नहीं पा रहा था। ईबो की बॉडी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी, जिस हिसाब से ईबो ने अपनी बॉडी को मेंटेन किया था। ईबो का जो फिगर था वो बिल्कुल ही एक मैनली फिगर था, और ईबो का जो ऑरा था वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी ऑरा था। लेकिन कभी कभी ईबो का जो चेहरा था वो बिल्कुल बच्चे की तरह जैसा होता था। जैन ये देखकर हार्डली एडमिट कर रहा था कि ईबो की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। तभी ईबो जैन से कहता है अरे अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे हो। अभी तक जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसके बाद भी। ईबो की बात सुनने के बाद जैन ईबो को गाली देता है। तो ईबो से कहता है अरे तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो, तुमने तो ऑलरेडी ये सब कुछ कर दिया है। उसके बाद जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जैसे ही जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो पीछे पलटकर ईबो की तरफ देखता है। जैसे ही वो ईबो की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ईबो के होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। आज की जो स्माइल थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। आज ईबो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट नज़र आ रहा था और एक नया पर्सन नज़र आ रहा था। जैन ने पहले भी ईबो को हंसते हुए मुस्कुराते हुए बहुत बार देखा था, लेकिन इस मोमेंट में जैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईबो की स्माइल देखता है उसे ऐसा महसूस होता है कि ये सेम पर्सन नहीं है। आज ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा रियल और काफ़ी ज़्यादा प्योर। फिर जैन ईबो से कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो ईबो से कहता है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहे हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कल रात अच्छे से सोए थे। ईबो की बात सुनने के बाद जैन बस इतना ही कहता है मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। ईबो की बात सुनने के बाद जैन बस करता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जैन वहाँ से चला जाता है तो वो सीधे डाउनस्टेयर चला जाता है। डाउनस्टेयर जाने के बाद अचानक से उसे देखकर एक मेड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर जैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो चिल्लाकर कहती है चोर चोर। तो उसकी आवाज़ सुनकर जैन उसे काम डाउन कराता है और उससे कहता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ मैं चोर नहीं हूँ। तभी ईबो डाउनस्टेयर चला आता है और वो मेड अपने कदमों को पीछे लेते हुए और स्केरी एक्सप्रेशन के साथ ईबो से कहती है यंग मास्टर अपना ख्याल रखिए। ये बात सुनते ही ईबो अपने आर्म्स को जैन के वेस्ट के अराउंड लेता है और फिर वो कहता है आंटी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा है। ये कहते हुए ही ईबो रुक जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर वो उस मेड से कहता है आंटी जैन यहाँ पर मेरे साथ रहेगा, क्या आप प्लीज़ जैन को मेरे पेरेंट्स से दूर रखोगे? प्लीज़ उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, आप कोशिश कर सकते हो क्या? तभी मेड ईबो से कहती है आप जानते हो वो इसे ढूंढ लेंगे यंग मास्टर, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेड की बात सुनने के बाद ईबो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो सैड होकर अपना सर नॉड करता है और फिर वो जैन को बैठने का इशारा देता है। जैसे ही जैन डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे जितनी भी डिशेस लगी हुई थी वो दिखने में जाने पहचाने सी ही लग रही थी। तो जैन बिना टाइम गवाए डाइनिंग टेबल के पास बैठता है और फिर खाना खाना शुरू कर देता है। सभी डिशेस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, जैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खाते हुए फिर ईबो जैन से कहता है तुम अब काम पर वापस जा सकते हो, तुम्हारा जो रेजिग्नेशन लेटर है मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, अगर तुम काम पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। फिर जैन ताना मारते हुए ईबो से कहता है ताना मारते हुए ईबो से कहता है अब तो मैं पूरी तरह से तुम पर ही डिपेंड हूँ, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा नाइस बॉय हो कि तुमने मुझे हक दिया कि मैं अपने लिए कुछ चीज़ें चूज़ कर सकता हूँ। जैन की बात सुनने के बाद ईबो डायरेक्टली जैन की आंखों की तरफ ही देखता है और फिर अपनी आईब्रोज को फ्रोन करता है। ईबो का बिगड़ता हुआ मूड देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने आप के साथ कहता है जैन तुमने सक्सेसफुली इसका मूड स्पॉइल कर दिया।
तभी फिर ईबो जैन से कहता है, एनीवे मैं अब जा रहा हूँ गोल्फ खेलने के लिए अपने फादर और उनके फ्रेंड्स और भी कुछ लोगों के साथ। तुम्हारे कहने के हिसाब से बिल्कुल एक अच्छा नाइस बॉय बनकर, जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा। उसके बाद ईबो फिर कहता है, आज शाम को। ये कहते हुए ईबो थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर वो रुक कर दोबारा कहता है, आज शाम को हॉसुंग का बर्थडे है। क्या तुम मेरे सोसाइटी और मेरी ज़िंदगी के बारे में और जानना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। तो जैन बिना टाइम गवाए ईबो से कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर ईबो जैन से कहता है, ठीक है, तुम्हारे कपड़े वो ऑलरेडी पैक्ड हो चुके हैं और तुम्हारे पास आज वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहते हुए ईबो स्टैंड अप हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो जैन के बिल्कुल बगल में आकर खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड्स ईबो वहीं पर खड़े रहता है। फिर ईबो जाने से पहले अपने हाथों को स्लाइडली जैन के कंधों के ऊपर रख देता है और उसे केयरिंग करता है। ईबो का डिफरेंट एक्शन देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आकर भर जाता है। जितना ईबो जैन के लिए डिफरेंट हो रहा था, उतना ही जैन को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जैन के लिए पहला वाला ईबो ही अच्छा था। उसके साथ जैन काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता था और नफ़रत करना जैन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब अगले सीन में दिखाते हैं, जैन वापस कंपनी आ गया है। उसने अपनी जॉब दोबारा शुरू कर दी है। जैसे ही जैन लिफ्ट से बाहर चला आता है तो सामने सेक्रेटरी होती है। जैसे ही सेक्रेटरी की नज़र जैन पे पड़ती है तो वो स्वीट सी स्माइल देती है। तो वो जैन से कहती है, तुम नहीं गए? तो जैन उसे कहता है, हाँ, क्योंकि हमारे यंग बॉस ने मेरा जो लेटर है उसे रिजेक्ट कर दिया, और तुम तो जानती हो ऐसा होना ही था, मुझे यहाँ रुकना ही था। ये बात सुनने के बाद सेक्रेटरी जैन से कहती है, लेकिन क्या तुमने उन्हें माफ़ कर दिया? जैन उसे कहता है, अरे मैं उन्हें माफ़ कैसे करूं, जबकि उन्होंने अभी तक मुझसे माफ़ी मांगी भी नहीं है। मैं बस धीरे धीरे अब सीखने लगा हूं कि अपने गुस्से के साथ कैसा जिया जाता है। क्या तुम जानती हो मिस्टर वांग के जो आइडियाज़ हैं गरीब लोगों को लेकर, वो बिल्कुल सही है। मेरी जो सिचुएशन इस वक्त है ना, मेरी इस सिचुएशन की वजह से मैं अपने आप को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अभी तक बहुत कुछ खो दिया है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ऑलरेडी कब्र के अंदर चला गया हूँ, या फिर इतना दूर जा चुका हूँ कि मैं अब वापस नहीं आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी जैन से कहती है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूँगी। ये कहते हुए सेक्रेटरी का जो एक्सप्रेशन है वो अचानक से चेंज हो जाता है जैसे ही उसकी नज़र मिस्टर वांग पे पड़ती है। मिस्टर वांग, जो कि वांग ईबो के फादर है, वो उस वक्त कंपनी के अंदर ही आ रहे थे और उनके साथ उनके पालतू इंसान थे। पालतू जानवर नहीं बल्कि पालतू इंसान। जैसे ही जैन सेक्रेटरी का बदलता हुआ एक्सप्रेशन देखता है तो वो पलट कर देखता है कि कौन आ रहा है। तो जैसे ही उसकी नज़र मिस्टर वांग पे पड़ती है तो उनकी तरफ देखने के बाद जैन की आंखें थम सी जाती है। फिर वो मिस्टर वांग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फिर वो सोचता है, कितनी बार इस इंसान ने अपने हाथों से ईबो की पूरी बॉडी को जख्मी कर दिया होगा। कितनी बार इसने ईबो का दिल तोड़ा होगा जब वो छोटा सा बच्चा था। ये बात सोचते हुए जैन को अचानक से ख्याल आता है तो वो अपने आप पर ही हंसता है और फिर वो सोचता है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या मैं उस इंसान को मार रहा हूँ या उसे किसी शख्स से बचा रहा हूँ? जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है, मुझे वांग ईबो से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा था, उसके फादर ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस आदमी के चेहरे से मुखौटा उतार दूँ। मिस्टर वांग फिर चलते हुए जैन के क्लोज आता है। मिस्टर वांग को क्लोज आते हुए जैन बिल्कुल पोलाइटली अपना सर बो करता है। जैन इतना अपना सर बो करता है कि उसका जो सर है वो फ्लोर के साथ टच होने वाला था। फिर वो मिस्टर वांग से कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग, आपका दिन अच्छा जाए। ये कहते हुए जैन अपनी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा स्वीट करता है। जैन की आवाज़ सुनते ही मिस्टर वांग रुक जाता है। फिर वो जैन की तरफ क्यूरियस होकर देखता है।
इन्हें इस तरह की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और उनकी पावर और उनकी ओहदे का जब कोई उन्हें एहसास दिलाता है तो उन्हें और ज़्यादा खुशी होती है, जबकि लोगों को उसकी असलियत पता है लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर वांग जैन की तरफ देखकर जैन से कहता है कि तुम शायद। तभी जो सेक्रेटरी होती है वो मिस्टर वांग से कहती है, यह हमारे प्रॉमिसिंग इंटर्न है। सेक्रेटरी मिस्टर वांग को ये जल्दी ही जवाब में कहती है और अपने होंठे पे वाइट स्माइल लाती है ताकि जैन का चेहरा देखकर मिस्टर वांग को वो इवेंट याद ना आए और उन्हें याद ना आए कि ईबो और जैन के बीच में कौन सा कनेक्शन चल रहा है। तभी जैन मिस्टर वांग के सामने अपना गुड इम्प्रेशन देता है और फिर जैन मिस्टर वांग से कहता है, मैं हमेशा आपकी सर्विस में तैयार हूँ सर। ये बात सुनकर मिस्टर वांग जैन से कहता है, तुम उस टाइप के हो कि तुम सिंपैथी इजीली गेन कर सकते हो, मुझे तुम अच्छे लगे। ये कहते हुए मिस्टर वांग वहाँ से चले जाते सेटिस्फाइड स्माइल के साथ। उनके जाने के बाद जैन गहरी सांस लेता है। फिर सेक्रेटरी जैन से कहती है, तुम्हें आग के साथ खेलने की आदत हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं अब इवनिंग का टाइम हो चुका है और अब हॉसन की बर्थडे पार्टी में ईबो और जैन जा रहे हैं। जैसे ही ईबो और जैन हॉसन की पार्टी में पहुंचते हैं तो वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और सीधे हॉसन के मैंशन के अंदर चले जाते हैं। हॉसन का जो मैंशन है वो ईबो के मैंशन से बिल्कुल ही अलग है। हॉसन का मैंशन काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, वो बिल्कुल क्लब जैसा लग रहा था। जवान सेक्सी लड़कियां स्टेज के ऊपर नाच रही थी और कुछ लड़कियां गेस्ट के आसपास भी थी। हमारी नज़र हॉसन के ऊपर पड़ी। हॉसन उस वक्त स्टेज के ऊपर लड़कियों के बीच में ही नाच रहा था और नाचते हुए वो बीच बीच में पैसे उन लड़कियों के अंडरवियर में भी डाल रहा था। हॉसन के लिए हेवन वो लड़कियां ही है। पार्टी के अंदर जाते ही ये वो जैन का जो वेस्ट है उसे पकड़ लेता है। वो तब तक जैन को पकड़ के रखता है जब तक उन्हें कोई अच्छा सा कंफर्टेबल जगह नहीं मिल जाती है। तभी ईबो जैन से हॉसन के बारे में कहता है। ईबो कहता है, यह हमेशा ऐसा ही एक्टिंग करता है। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है कि मैंने हॉसन को कब सीरियस देखा। सच कहूँ तो वो केयर फ्री पर्सन है। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है लेकिन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा ढीला भी है। ये वो अभी बता ही रहा था तभी हॉसन की नज़र ईबो और जैन पे पड़ती है तो वो भागते हुए ईबो और जैन की तरफ स्माइल के साथ आता है। जैसे ही वो ईबो और जैन के करीब आता है तो वो ईबो से कहता है, गॉश ईबो, मैं देख रहा हूँ कि तुमने आज मेरे बर्थडे के लिए एक बेस्ट गिफ्ट लाया है। हॉसन के कहते हुए जैन की तरफ देखता है और अपने लिप्स को लिकिंग करता है। क्या मैं इसे अपने पास रखूं? इसके लिए मैं गे भी बनने के लिए तैयार हूँ। हॉसन की बात सुनने के बाद ईबो हॉसन को कोल्ड वॉइस में जवाब देता है, तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। क्या हो अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए गे बना दूँ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा गिफ्ट रहेगा। ईबो ये अपने दांतों को टाइटिंग करते हुए कहता है और ईबो का एक्सप्रेशन देखकर साफ तौर पे पता चल रहा था कि ईबो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और ईबो को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। तभी हॉसन ईबो को जवाब में कहता है, अरे भाई, मेरी पूरी बॉडी में सिर्फ यही एक पार्ट सबसे लंबा है। अगर तुम इसे भी काट दोगे तो क्या फ़ायदा रहेगा? मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। हॉसन की बात सुनने के बाद ईबो से कहता है, तुम नॉनसेंस हो। तो हॉसन जवाब में उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता, लड़कियां इसी रीज़न की वजह से मेरे पीछे पागल है। तो ईबो उसे जवाब में कहता है, ये बात लेंथ की नहीं है बच्चे, ये स्किल्स की बात होती है कि आप अपने आप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ईबो की बात सुनने के बाद जैन एग्री करता है लेकिन तभी एक पतला सा लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉय आता है और फिर उन्हें ज्वाइन करता है। उस लड़के के साथ बारबी भी था। बारबी को देखकर जैन परेशान हो जाता है। बारबी ईबो की तरफ ही देख रहा था। बारबी की आंखों में साफ तौर पे दर्द दिखाई दे रहा था और उसके एक्सप्रेशन से साफ तौर पे लग रहा था कि बारबी काफ़ी ज़्यादा उदास है। लेकिन तभी जैन को महसूस होता है कि वो जो दूसरा लड़का था उसने जैन को होल्ड कर लिया है। फिर जैन सोचता है, ये आदमी है या कुछ। तभी हॉसन जैन से कहता है, अरे जैन, मिलो इस लड़के से, इसका नाम चैंग है। हॉसन चैंग को इंट्रोड्यूस कराता है जैन से
तभी जैन चैंग की तरफ देखता है और फिर हॉसुंग चैंग से कहता है, मिलो, इसका नाम है जैन, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। तभी चैंग कहता है, हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, हम दोनों बिल्कुल जुड़वा नजर आते हैं। ये कहते हुए चैंग जोर जोर से हंसता है और फिर वो अपना हाथ जैन से मिलाता है। हाथ मिलाने के बाद वो जैन से कहता है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा जैन। मेरी फैमिली का फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। ये कहते ही भी वो स्माइल करता है और जैन ये बात समझ जाता है कि वो इनडायरेक्टली उसे क्या कहना चाह रहा था। फिर जैन चैंग को कहता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली दोबारा हीबो को ताना मारता है और फिर जैन चैंग से कहता है, शुक्रिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कि तैयार रहता है कि वो किसी भी टाइम पर मुझे ड्रग्स दिलवा सकता है। अगर मैं उसे कहूँ भी ना, तब भी वो मुझे ड्रग्स दे देगा। जैसे ही हीबो जैन की बात सुनता है तो हीबो जैन का जो वेस्ट पकड़ा हुआ था उसे और ज़्यादा टाइटन करता है। तभी जैन हीबो की तरफ देखता है और हीबो की आंखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द नज़र आ रहा था, जो दर्द सिर्फ और सिर्फ जैन के लिए था। ये देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। फिर जैन सोचता है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जो कुछ भी तुमने उस रात किया था। सच कहूँ तो न मैं भूलूँगा और न मैं तुम्हें उस रात जो कुछ भी हुआ वो भूलने दूँगा। तभी जो बारबी होता है वो जैन को जवाब देता है, लेकिन उसके जवाब में साफ तौर पे झलक रहा था कि वो वांग यीबो को बचा रहा है। तुम सोचना भी मत, तुम हमारी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हो। ये कहते हुए बारबी यीबो की तरफ ही देख रहा था तो जैन एटीट्यूड के साथ बारबी को जवाब में कहता है, सच में? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्यों? अच्छा, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे बेफजूल में खर्च नहीं करता हूँ इसीलिए, या फिर मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो कभी भी किसी भी शख्स के बिस्तर में जाने के लिए तैयार रहता है। जैन का जवाब सुनते ही हॉसंग बात को टाल देता है और फिर कहता है, ओके, मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि मेरी पार्टी इतनी ज़्यादा मजाकिया बन जाएगी। ये कहते हुए हॉसंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है ताकि जो सिचुएशन बन रही थी वो उसे हैंडल कर पाए। तभी जो हॉसंग है वो यीबो को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो यीबो से कहता है, कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखता है और वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। दूसरी ओर जो चैंग होता है वो जैन से कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैं दुआ करता हूँ कि हम दोबारा मिलें। ये कहते हुए चैंग स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैन और बारबी रह जाते हैं। फिर जैन शराब का गिलास लेता है और उसे एक सांस में ही पी जाता है। जैन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। हवा में भी सिर्फ और सिर्फ पैसे और शराब की बदबू आ रही थी। जिस हिसाब से वहाँ पर सभी पैसे लुटा रहे थे, ये देखकर फिर जैन सोचता है, अगर मैं पैसे भी खर्च करता हूँ तो मुझे 1000 बार पहले सोचना पड़ता है, लेकिन इनके लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। तभी जो बारबी है वो जैन से कहता है, अपने आप को ज़्यादा स्पेशल समझने की गलती मत करो, वो तुम्हें जल्दी ही खुद से दूर फेंक देगा। हीबो जल्दी ही लोगों से बोर हो जाता है। ये कहते हुए बारबी अपनी फिंगर को हीबो की तरफ पॉइंट करता है। उस वक्त हीबो काफ़ी यंग लड़कों के बीच में था जो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिख रहे थे और हीबो को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे। तो जैन उसे जवाब में कहता है, ओह, तो तुम मुझे ये अपना एग्जाम्पल देकर कह रहे हो? फिर बारबी जैन से कहता है, तुम उसके काबिल नहीं हो, उसने अभी तक तुमसे ये कहा नहीं है। तब तक जैन अपना दूसरा जो शराब का गिलास था उसे खाली कर रहा था। जैसे ही वो गिलास खाली हो गया तो जैन ने गुस्से से बारबी का जो शर्ट का कॉलर था उसे पकड़ लिया और उसे धक्का देकर एक दूसरे रूम में पहुंचा दिया। जैसे ही बारबी टेबल के ऊपर गिर जाता है तभी जैन अपने एल्बो से बारबी का जो गला था उसे दबा देता है और फिर जैन उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी पा रखी है। मैं तुम्हें बता दूं, पहला कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किससे डिज़र्व करता है, और दूसरा
शायद मैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा शरीफ और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे पहचानने में गलती मत करना। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कितना गिर सकता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी बारबी जैन से कहता है, ईबो को छोड़ दो, मुझे उसे तबाह करना है। तो जैन बारबी को जवाब में कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस वक्त उसे मैं ही चाहिए कि मुझे बार बार अपने आप को और अपना और ईबो का रिलेशनशिप क्यों बताना पड़ रहा है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये बिल्कुल बचकानी जैसी बात है। उसके बाद फिर जैन थोड़ा झुक जाता है और फिर बारबी के कान के पास धीरे धीरे कहता है, बारबी, क्या तुम्हें कभी ईबो ने ये कहा है कि तुम उसे प्लेजर दो? ये बात सुनने के बाद बारबी गल्प करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। फिर बारबी जैन से कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो?